नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर आरहो अकेडमी पर। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं पाश्चात्य काव्य शास्त्र। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा का विज्ञापन आ चुका है। और उसमें पेपर फर्स्ट में एक महत्वपूर्ण सेगमेंट होता है पाश्चात्य काव्य शास्त्र। पाश्चात्य काव्य शास्त्र में हमें 9 इकाइयाँ पढ़नी होती है। और उन 9 इकाइयों में हमारे सिलेबस में है प्लेटो, अरस्तु, लॉन्जाइनस, कॉलरिज, क्रोचे, इलियट, मार्क्सवादी, उत्तराधुनिकता और एक विखंडनवाद। तो इन सभी को हम पढ़ेंगे और इनके प्रश्न भी हम हल करेंगे, जिससे कि हमारी तैयारी पक्की हो सके। और उसी के क्रम में आज हम इग्नू की ये जो पाठ्य पुस्तक है, बड़ी अच्छी, सुंदर और प्यारी संक्षिप्त पुस्तक है, इसे अध्ययन करेंगे। और इसमें सबसे पहले इंदिरा गांधी, हमारी पूर्व प्रधानमंत्री जी, उनका एक संदेश है। शिक्षा मानव को बंधनों से मुक्त करती है और आज के युग में यह लोकतंत्र की भावना का आधार भी है। जन्म तथा अन्य कारणों से उत्पन्न जाति एवं वर्तमान विषमताओं को दूर करते हुए मनुष्य को इन सब से ऊपर उठाती है। यदि जन्म के कारण किसी भी प्रकार की विषमता है, जातिगत है, आर्थिक है, सामाजिक है, सांस्कृतिक है, राजनीतिक है, सभी प्रकार की विषमताओं को दूर कर कर मनुष्य को इन सब से ऊपर उठाने वाली कौन? शिक्षा। तो शिक्षा का प्रचार प्रसार होना चाहिए, उसी को समर्पित है हमारा ये यूट्यूब चैनल भी। और आज हम इग्नू की किताब के माध्यम से पढ़ेंगे प्लेटो का काव्य चिंतन। प्लेटो ने जिस तरह की बातें की है अपने दार्शनिक विचारों में, उन्होंने काव्य शास्त्र के संबंध में जो भी बातें की है उनको हम जानेंगे। तो इकाई की रूपरेखा कुछ इस प्रकार से है। उद्देश्य, प्रस्तावना, प्लेटो का संक्षिप्त परिचय देखेंगे कि प्लेटो कौन थे। फिर प्लेटो के काव्य संबंधी मत देखेंगे कि प्लेटो की उपयोगितावादी दृष्टि क्या है, काव्य वास्तविक जीवन से दूर है, स्तुति काव्य का महत्व और युग का प्रभाव। फिर है प्लेटो त्रासदी के संबंध में क्या मत रखते हैं। फिर प्लेटो की अनुकरण की अवधारणा जो है, अनुकरण का सिद्धांत है, उस संबंध में। फिर प्लेटो की विश्व संबंधी अवधारणा क्या है। फिर प्लेटो की अवधारणा में जो है रस की सुखात्मक और दुखात्मक स्थिति क्या है। उसके बाद सारांश है और इस प्रकार से ये समाप्त हो जाता है। तो उद्देश्य क्या है कि प्लेटो का साहित्यिक एवं संक्षिप्त जीवन परिचय को हम जान सकेंगे, प्लेटो के काव्य चिंतन पर अपनी समझ बढ़ा सकेंगे, प्लेटो की त्रासदी संबंधी अवधारणा के बारे में जान सकेंगे। त्रासदी संबंधी अवधारणा और अनुकरण संबंधी अवधारणा, कई बार इनके प्लेटो के गुरु के बारे में भी पूछा जाता है। तो हमें मालूम होना चाहिए कि सबसे पहले होते हैं सुकरात। सुकरात का शिष्य था प्लेटो और प्लेटो का शिष्य था अरस्तु और अरस्तु का शिष्य था सिकंदर। तो ये गुरु शिष्य परंपरा के बारे में हमें ध्यान होना चाहिए, यहाँ से काफ़ी बार सवाल पूछे जाते हैं। और सुकरात के बारे में एक मशहूर कथन भी है कि सुकरात कहते हैं कि मैं केवल इतना ही मैं जानता हूँ कि मैं बहुत कम जानता हूँ। सुकरात अपने आप में कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि मैं बहुत कम जानता हूँ। तो इस तरह से अपने अहम का परित्याग करते हुए और ज्ञान को अपने से ऊंचा और महान मानते थे ये। और व्यक्ति को हमेशा ज्ञान के लिए लालायित होना चाहिए और असंतुष्टि का भाव व्यक्ति में हमेशा होना चाहिए। ज्ञान को लेकर उसे हमेशा ऐसा लगना चाहिए कि मैं कितना कम जानता हूँ। जैसे एक बार J.S. मिल ने भी कहा है, एक संतुष्ट सूअर की अपेक्षा एक असंतुष्ट मनुष्य होना बेहतर है।
और एक संतुष्ट मूर्ख की अपेक्षा एक असंतुष्ट सुकरात होना बेहतर है। तो आइए अभी हम प्रकरण पर लौटते हैं। प्लेटो के चिंतन का वैश्विक पक्ष हम जान सकेंगे और प्लेटो की त्रासदी की अवधारणा और रस की सुखात्मक दुखात्मक स्थिति पर अपनी व्यापक समझ बना सकेंगे। प्रस्तावना पर आते हैं। सुकरात का शिष्य, हम बात कर चुके हैं ऊपर। सुकरात का शिष्य और अरिस्टो का गुरु कौन था? प्लेटो। प्लेटो का जन्म सामंत वर्ग में हुआ था। दार्शनिक प्लेटो यूनान के प्रसिद्ध गणितज्ञ भी थे। तो ये हमें नई बातें जानने को चल रही कि ये प्रसिद्ध गणितज्ञ भी थे। उनके लेखन में अनेक विषयों का समावेश मिलता है, लेकिन सामान्य दर्शन और नीति शास्त्र में उनकी दिलचस्पी को उनके लेखन में विशेष रूप से देखा जाता है। उनका मत था कि दार्शनिक मत वाले व्यक्ति बाहरी सीमाओं और सौंदर्य, सत्य, एकता और न्याय के सर्वोच्च आदर्श के बीच भेद कर सकते हैं। उनका मत क्या था कि दार्शनिक मत वाले व्यक्ति जो दर्शन को समझते हैं गहराई से, जो दुनिया को बाहर से देखने की कोशिश करते हैं, जानने समझने की कोशिश करते हैं और उसके बारे में अपने विचार व्यक्त करते हैं, तो ऐसे दार्शनिक मत वाले व्यक्ति बाहरी सीमाओं और सौंदर्य, सत्य, एकता और न्याय के सर्वोच्च आदर्श के बीच भेद कर सकते हैं। जो व्यक्ति भूल भुलैया के अंदर होता है वो नहीं देख पाता, लेकिन अगर कहीं ड्रोन से हम अगर देख रहे हैं चीज को, या फिर हम ऊपर पहाड़ी के ऊपर से देख रहे हैं, तो हमें नीचे की स्थिति साफ दिखाई देती है। उसी प्रकार से समाज में ये जो दार्शनिक होते हैं, ये दार्शनिक व्यक्ति समाज की बाहरी सीमाओं और सौंदर्य, सत्य, एकता और न्याय के सर्वोच्च आदर्श के बीच ये भेद कर सकते हैं, क्योंकि इनका व्यक्तित्व इतना उच्च होता है। प्लेटो ने अनेक ग्रंथ लिखे, 35 संवाद मुख्य रूप से उनकी रचना की, जिन्हें 3 भागों में विभाजित किया जाता है। 3 भाग कौन से हो गए? एक तो हो गया सुकरातकालीन संवाद, मतलब जब सुकरात थे तब। एक हो गया यात्रीकालीन संवाद और एक हो गया प्रौढ़कालीन संवाद, अपने जीवन के अंतिम दौर में। प्लेटो को पाश्चात्य काव्यशास्त्र और सौंदर्य शास्त्र का जनक माना जाता है। तो ये पाश्चात्य काव्यशास्त्र और सौंदर्य शास्त्र के जन्मदाता या जनक है। प्लेटो के पहले भी कुछ यूनानी कवि हुए थे, जिसमें होमर का नाम प्रसिद्ध आता है, लेकिन वो कवि था, वो काव्य शास्त्र या सौंदर्य शास्त्र का जन्मदाता नहीं कहा जाता उसे। किंतु साहित्यिक विषय उनके विचार प्रायः आनुषांगिक ही थे। साहित्य के संबंध में उन्होंने स्वतंत्र रूप से विचार नहीं दिए। उन्होंने किसी पुस्तक में किसी और टॉपिक के बारे में वो बात कर रहे थे, तो साथ में ही उन्होंने साहित्य के संबंध में और सौंदर्य शास्त्र के संबंध में, काव्य शास्त्र के संबंध में अपने मत प्रकट किए हैं। उनकी दृष्टि केंद्रित नहीं थी साहित्य को लेकर। उन्होंने साहित्य को लेकर विचार प्रकट नहीं किए हैं। साहित्य को लेकर विचार प्रकट करने का उनका कोई इरादा नहीं था। किन्हीं और प्रकरण के बारे में बात करते हुए उन्होंने साहित्य के विभिन्न पक्षों पर अपनी दृष्टि को व्यक्त किया है। तो उनके विचार के केंद्र में परम सत्य था। उनके विचार के केंद्र में परम सत्य था, तो वे परम सत्य को ही मानते थे। रिपब्लिक इनका एक ग्रंथ है। रिपब्लिक में प्लेटो ने स्पष्ट भाव से कहा कि भाव अथवा विचार ही आधारभूत सत्य है। विचार कौन सा? इसलिए प्लेटो को प्रत्ययवादी भी कहते हैं। भाव अथवा विचार ही आधारभूत सत्य है। प्लेटो अनुकरण के समस्त कलाओं की मौलिक विशेषता मानते हैं। अनुकरण को समस्त कलाओं की मौलिक विशेषता मानते हैं। अनुकरण को ये महत्व देते हैं, समस्त कलाओं की मौलिक विशेषता है। तो अनुकरण क्या है? समस्त कलाओं की मौलिक विशेषता है। अनुकरण को बताते हैं ये समस्त कलाओं की मौलिक विशेषता। प्लेटो कला में इंद्रिय एक की अनिवार्य मानते थे। कला में इंद्रिय एक की अनिवार्य। अर्थात कलाकार को अपनी कृति के समस्त अंगों का विन्यास एक निश्चित क्रम में पूर्ण संगति के साथ करना चाहिए। भी जो कलाकार जो होता है ना, अपनी कृति जो भी वो रचना करता है, उसके अंदर उसके जो भी समस्त अंग होते हैं कृति के जितने भी,
और उन अंगों को एक निश्चित क्रम में पूर्ण संगति के साथ प्रकट करना चाहिए कलाकार को। कलाकार को काव्य दृष्टि अपने समय में रचित काव्य कृतियों के प्रभाव के कारण थी। प्लेटो में काव्य दृष्टि अपने समय में रचित काव्य कृतियों के प्रभाव के कारण थी। वे इस बात से चिंतित रहते थे कि जीवन में जो उदात्त है काव्य में उसकी उपेक्षा हो रही है। चिंतित किस बात से रहते थे कि भाई जीवन में जो उदात्त चीज है वो उसकी काव्य में उपेक्षा हो रही है। काव्य ऐसा होना चाहिए जो जीवन में आदर्श की स्थापना करे। वे अपने आदर्श राज्य की कल्पना में उस वक्त कविता को स्थान देना चाहते थे जो आदर्श व्यक्तित्व का चित्रण और निर्माण करे। दरअसल उनकी दृष्टि कैसी थी? वस्तुपरक दृष्टि थी उनकी, जिसमें अपने समाज की चिंता का भाव निहित था। वे त्रासदी तथा कॉमेडी में अनुप्रयुक्त विषयों को लेने के कारण इनकी निंदा करते थे। वे किसकी निंदा करते थे? त्रासदी की निंदा करते थे, कॉमेडी की निंदा करते थे। क्यों? क्योंकि उनमें अनुप्रयुक्त विषयों को ले लिया जाता था। प्लेटो द्वारा जगत और यथार्थ जगत में अलगाव नहीं कर पाए। प्लेटो क्या कर पाए? काव्य जगत और यथार्थ जगत में अलगाव नहीं कर पाए, जिसके कारण वे त्रासदी का सहृदय के मन पर पड़ने वाला व्यापक प्रभाव नहीं देख पाए। उन्हें क्या लगता था? उन्हें लगता था कि अगर कहीं त्रासदी का चित्रण हो रहा है तो उसकी वजह से वो व्यक्ति के मनोभावों को और उद्दीप्त करता है, जगाता है, जिससे कि व्यक्ति बुरी रास्ते पर चल पड़ता है। ठीक है, वो व्यापक प्रभाव नहीं देख पाए कि वो ऐसा नहीं देख पाए कि अगर कहीं त्रासदी का चित्रण किया जा रहा है या ट्रेजेडी का चित्रण किया जा रहा है तो उससे ये भी तो हो सकता है ना कि मन में जो अगर बुरे प्रभाव है तो वो उसी समय निकल जाए उसके साथ ही। ये बात आगे चलकर हम पढ़ेंगे कि ये बात अरस्तु ने कही है, लेकिन प्लेटो समझ नहीं पाए त्रासदी को। उन्होंने बोला कि त्रासदी का सहृदय के मन पर पड़ने वाला व्यापक प्रभाव वे देख ही नहीं पाए। प्लेटो अनुकरण की बात करते हुए उसके रचनात्मक पक्ष की उपेक्षा करते हैं। प्लेटो कहते हैं रचनात्मक पक्ष की उपेक्षा करते हैं। वे अनुकरण को कैसा मानते हैं? एक यांत्रिक प्रक्रिया मानते हैं। ठीक है, उनको लगता है कि वो जो परम सत्य जो है, तो परम सत्य का अनुकरण यदि हम करेंगे, परम सत्य तो एक ही है, वो कहाँ है? वो ईश्वर के मस्तिष्क में है। ईश्वर ने उसी परम सत्य का अनुकरण करते हुए ये जगत बनाया, और इस जगत की किसी कलाकृति को देखकर कवि अपनी रचना लिखेगा तो वो परम सत्य से 3 गुना दूर हो गया। जब वो परम सत्य से 3 गुना दूर है तो वो परम सत्य नहीं है, वो तो झूठा है। इसीलिए वे इसमें यांत्रिक प्रक्रिया को देखते हैं, अनुकरण को यांत्रिक प्रक्रिया के तौर पर देखते हैं, और उसमें रचनात्मक पक्ष की वे उपेक्षा करते हैं जो जड़ है, यानी कि जो स्थिर है और रचनात्मकता से अलग है। रचनात्मक नहीं मानते ये अनुकरण को कैसा मानते हैं? जड़ या स्थिर मानते हैं। प्लेटो ने पहली बार काव्य की सामाजिक उपयोगिता के प्रश्न को विश्व के सामने रखा कि भाई काव्य कैसा होना चाहिए जिसकी सामाजिक उपयोगिता होनी चाहिए। ऐसा काव्य होना चाहिए जिसकी कुछ उपयोगिता हो। इनको कैसा कवि चाहिए? इनको चाहिए रामधारी सिंह दिनकर जैसा कवि, जो मैथिली शरण गुप्त जैसे राष्ट्र कवि चाहिए इनको, जो आदर्श राज्य की स्थापना कर सके। आदर्श राज्य की स्थापना के लिए आदर्श काव्य की आवश्यकता होगी। उनकी आदर्श काव्य की परिभाषा में सामाजिक कल्याण को सर्वोपरि स्थान था। जिससे समाज का कल्याण हो जाए वही काव्य सबसे महत्वपूर्ण और अच्छा है। काव्य की आलोचना के क्षेत्र में यह नैतिक आग्रह व्यापक प्रभाव रखता है। प्लेटो के बाद के लगभग सभी आलोचक जब आलोचना सामाजिकता, मनोविज्ञान, नैतिकता आदि विषयों पर जब अपने विचार रखते हैं तो प्लेटो की सामाजिक उपादेयता का सिद्धांत उनके सामने रहता है। प्लेटो के बाद में आने वाले जितने भी आलोचक हैं उन्होंने अपने अगर विचार रखे हैं तो उनके सामने प्लेटो का सामाजिक उपादेयता का सिद्धांत उनके सामने रहता था। ये उनके लिए एक वो हो गया ना, अगर ये सौंदर्य शास्त्र या काव्य शास्त्र के जनक है, पाश्चात्य काव्य शास्त्र या सौंदर्य शास्त्र के जनक है, तो सबसे पहले इन्होंने जो सिद्धांत दिया है काव्य के संबंध में कि काव्य में सामाजिक उपादेयता या उपयोगिता को मुख्य स्थान देना चाहिए, तो इनके बाद में आने वाले आलोचकों के सामने ये एक उदाहरण के रूप में थे। उनके अनुसार वास्तविक सत्ता भौतिक नहीं बल्कि क्या है? आध्यात्मिक है। तो वास्तविक सत्ता आध्यात्मिक है। इस प्रकार प्लेटो के चिंतन का स्वरूप बहुत व्यापक है, जिसका प्रभाव व्यापक स्तर पर पूरे विश्व के विचार जगत पर पड़ा। त्रासदी और रस की भारतीय अवधारणा के साथ रखकर बहुत सी बातें स्पष्ट हो जाती है। त्रासदी को लेकर जो चिंताएं प्लेटो ने खड़ी की, उनका उत्तर भारतीय मनुष्यों द्वारा रस की स्थिति सुखात्मक और दुखात्मक मानने में
मिलता है। भारतीय चिंतकों ने स्पष्ट किया है कि जब रसों को सुखात्मक बताया जाता है तो वह प्रतीति के विपरीत है। काव्य के अभिनय से प्राप्त विभाव आदि से उत्पन्न हुआ करुण रौद्र विभत्स आस्वादन करने वाले को कुछ अवर्णनीय सी क्लेश दशा को उत्पन्न कर देता है। इसी तरह भयानक आदि दृश्यों से सामाजिक के मन में घबराहट होती है। यदि सभी रस सुखात्मक होते तो सुख से किसी को उद्वेग नहीं होता। काव्य चिंतन करते समय रचना द्वारा प्रदत्त उदात्त भावों पर ध्यान देना चाहिए। अब देखो क्या बातें कर रहे हैं ये कह रहे हैं कि रस की सुखात्मक और दुखात्मक स्थिति के बारे में भी उन्होंने अपने विचार प्रकट किए हैं, जो कि उत्तर भारतीय मनीषियों से मिलती जुलती बात है। अब इसमें देखते हैं प्लेटो का संक्षिप्त परिचय क्या है। ये प्लेटो का जन्म कहाँ हुआ था? प्लेटो का जन्म हुआ था भाई एथेंस के समीपवर्ती इजीना नामक द्वीप में हुआ था। उनका परिवार कौन से वर्ग से था? ऊपर बात हो ही चुकी है कि सामंत वर्ग से था। उनके पिता का क्या नाम था? अरिस्टोन। माता का नाम पेरिक्टोन। इतिहास प्रसिद्ध कुलीन नागरिक थे। कुछ विद्वानों के अनुसार उनका जन्म एथेंस के एक समृद्ध और राजनीतिक परिवार में हुआ था। प्लेटो का जन्म स्थान और जन्म तारीख के संबंध में प्रामाणिक जानकारी अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। प्राचीन सूत्रों के अनुसार विद्वानों का मानना है कि इनका जन्म एथेंस में 429 या 423 ईसा पूर्व हुआ। ईसा पूर्व मतलब ईसा के जन्म से भी इतने साल पहले। प्लेटो के प्रारंभिक जीवन और शिक्षा के बारे में भी बहुत कम जानकारी उपलब्ध है। प्लेटो बचपन से ही काफी कुशाग्र थे और बचपन से ही उनमें दार्शनिकों के गुण थे। अपने परिवार ने वे सारी सुविधाएं प्रदान की उनकी सही दिशा में परवरिश के लिए जो चाहिए थी। अपने समय के कुछ महान शिक्षकों ने प्लेटो को ग्रामर, संगीत, जिम्नास्टिक और दर्शन शास्त्र की शिक्षा दी थी। प्लेटो अब क्या देखो मूलतः व्यक्तित्व प्लेटो का क्या है? दार्शनिक का है। इसके साथ ही वे यूनान के प्रसिद्ध गणितज्ञ भी थे। वे सुकरात के शिष्य थे, अरस्तु के गुरु थे। पश्चिमी ज्ञान जगत की दार्शनिक पृष्ठभूमि को तैयार करने में इन तीन दार्शनिकों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। कौन? सुकरात, प्लेटो और अरस्तु। प्लेटो को अफलातून के नाम से भी जाना जाता है। प्लेटो का दूसरा नाम क्या है? अफलातून। ऐसा कहा जाता है कि सुकरात की मृत्यु के बाद प्रजातंत्र के प्रति प्लेटो को घृणा हो गई। प्रजातंत्र को ये अच्छा नहीं मानते थे भाई। उन्होंने मेगोरा, मिस्र, साइरीन, इटली, सिसली आदि देशों की यात्राएं की। अंत में कहाँ लौटे? एथेंस लौटे वापस। फिर पश्चिमी जगत में उच्च शिक्षा की पहली संस्था उन्होंने पश्चिमी जगत में बनाई, जिसका नाम क्या रखा उन्होंने? उसका नाम अकेडमी रखा। और हमारी संस्था का क्या नाम है? आरो अकेडमी, जहाँ आप सब लोग हिंदी पढ़ते हैं। इसका श्रेय भी प्लेटो को जाता है। उन्हें दर्शन और गणित के साथ साथ तर्कशास्त्र और नीति शास्त्र का भी अच्छा ज्ञान था। तर्कशास्त्र का भी ज्ञान था, नीति शास्त्र का भी ज्ञान था। भाई कितने ज्ञानी व्यक्ति थे ये। उनके लेखन में कई विषयों का समावेश है, लेकिन सामान्य दर्शन और नीति के शास्त्र में उनकी दिलचस्पी को उनके लेखन में विशेष रूप से देखा जा सकता है। वे लिखते हैं कि कुछ लोग भौतिक दुनिया को तुच्छ मानते हैं और कुछ लोग इसी को अहमियत देते हैं। हम में से भी कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको दिन रात भौतिक दुनिया को हम अच्छा मानते हैं, हमें कार चाहिए, बंगला चाहिए, पैसा चाहिए, गाड़ी चाहिए। जबकि कुछ लोग होते हैं, प्रेमानंद जी बाबा जैसे लोग, वे भौतिक दुनिया को तुच्छ मानते हैं। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता इस भौतिक दुनिया से। उनके लिए आध्यात्मिक संसार ही सब कुछ है। इस तरह वे शरीर और आत्मा में भेद को देखते हैं। उनका मत देखो, शरीर और आत्मा में क्या देखते हैं? भेद देखते हैं। उनका मत था कि दार्शनिक मत वाले व्यक्ति बाहरी सीमाओं और सौंदर्य, सत्य, एकता और न्याय के सर्वोच्च आदर्शों के बीच क्या कर सकता है? भेद कर सकता है, क्योंकि वो ऊपर से देख रहा है ना। उनका यह दर्शन भौतिक और मानसिक सीमाओं का भी संकेत देता है, जिसमें एक उच्च आदर्श के प्रोत्साहन को बल मिलता है। अपने शिक्षक सुकरात और अपने सबसे प्रसिद्ध विद्यार्थी अरस्तु के साथ प्लेटो ने पश्चिमी दर्शन शास्त्र और विज्ञान की भी स्थापना की थी। एक बार अल्फ्रेड ने कहा था कि यूरोपियन दर्शन शास्त्र परंपरा का सबसे साधारण चित्रांकन हमें प्लेटो की पाद टिप्पणी में दिखाई देता है, यानी कि बाद की टिप्पणी में दिखाई देता है। पश्चिमी विज्ञान, दर्शन शास्त्र और गणित में पश्चिमी दुनिया में प्रसिद्ध होने के साथ वे पश्चिमी धर्म और साहित्य के संस्थापक भी थे। प्लेटो ने क्रिश्चियन यानी कि ईसाई धर्म पर भी अपने विचारों से काफी प्रभाव डाला था। प्लेटो के समय में कवि को समाज में आदरणीय स्थान प्राप्त था।
तो पूछा जाएगा कि क्या कवि को कैसा स्थान प्राप्त था, तो हमें बताना है कि आदरणीय स्थान प्राप्त था। लेकिन कौन से कवि को? वह कवि जो समाज में उपयोगितावादी दृष्टिकोण से अपनी रचनाएं करता है, जो राष्ट्र को जगाने के काम आती है, जो समाज के काम आती है। उसके समय में कवि को उपदेशक, मार्गदर्शक और संस्कृति का रक्षक माना जाता था। कवि को उपदेशक, मार्गदर्शक और संस्कृति का रक्षक माना जाता था। काव्य के संदर्भ में उनका मत था कि कविता क्या है? जगत की अनुकृति है और जगत स्वयं की अनुकृति है। अतः कविता सत्य से दो गुनी दूर है। दो गुनी दूर यहाँ क्यों लिखा हुआ है पता नहीं, पर 3 गुना दूर मानते हैं कविता को, क्योंकि देखिए ईश्वर के मस्तिष्क में क्या था? परम सत्य था। उसी परम सत्य की अनुकृति जब ईश्वर ने की तो सृष्टि का निर्माण हुआ। अब सृष्टि की ही सारी वस्तुओं में से कुछ वस्तुओं को चुनकर कवि अपनी रचना का निर्माण करेगा, तो वो कुल मिलाकर 3 गुना दूर हो गई। वह भावों को उद्वेलित कर व्यक्ति को कुमार्गी बनाती है। अब यहाँ पे प्लेटो कह रहे हैं कि व्यक्ति को क्या बनाती है? कविता भावों को कुमार्गी बनाती है। अतः कविता क्या है? कविता अनुपयोगी है और कवि का महत्व एक मोची से भी कम है। प्लेटो की प्रमुख कृतियों में उनके संवाद विशेष उल्लेखनीय है। प्लेटो ने कुल 35 संवादों की रचना की है, जिन्हें 3 भागों में हम विभक्त करते हैं। 3 भाग कौन से हो गए? सुकरात कालीन संवाद हो गए। इसमें सुकरात की मृत्यु से लेकर मेगारा पहुंचने तक की रचनाएं हैं। इनमें प्रमुख है हिप्पियर माइनर, एपोलॉजी, क्रिटो, प्रोटागोरस आदि यात्रिकालीन संवाद। इन संवादों पर सुकरात के साथ साथ इलियाई मत का भी कुछ प्रभाव है। इस काल के संवाद है क्लाइसिस, कैट्रिलस, जॉर्जियस इत्यादि। फिर है प्रौढ़कालीन संवाद। इस काल के संवाद में विज्ञानवाद की स्थापना मुख्य विषय है। इस काल के संवाद है सिम्पोसियान, फिलेब्रुस, ट्रिमे, इरियास, रिपब्लिक, फीडो इत्यादि। प्लेटो की रचनाओं में देखो प्रमुख रचनाएं कौन सी है? ये सारी तो बात हो गई। प्रमुख रचनाएं है द रिपब्लिक, द स्टेटमेंट, द लॉग, इयॉन और सिम्पोजियम। तो कई बार होता है कि सीधा रचना से ही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि फला रचना किस विचारक की है या किस दार्शनिक की है, रचनाओं के संबंध में पूछ लिया जाता है। और कई बार इनके सिद्धांतों के संबंध में पूछ लिया जाता है कि फला सिद्धांत किसने दिया। प्लेटो एक आत्मवादी दार्शनिक है या फिर वस्तुवादी दार्शनिक है, तो उस प्रकार से। अब प्लेटो का काव्य संबंधी मत क्या है प्लेटो का, ये देखते हैं। प्लेटो को पाश्चात्य काव्यशास्त्र और सौंदर्य शास्त्र का जन्मदाता माना जाता है। वास्तव में तो वे क्या थे? दार्शनिक थे, साहित्य विषयक उनके विचार प्राय आनुषांगिक ही है। उनकी दृष्टि काव्य केंद्रित नहीं थी। उनके विचार के केंद्र में क्या था? परम सत्य। तो उनकी दृष्टि काव्य केंद्रित नहीं थी। रिपब्लिक में प्लेटो ने साफ कहा है कि भाव अथवा विचार ही आधारभूत सत्य है। भाव अथवा विचार ही क्या है? आधारभूत सत्य है। प्लेटो अनुकरण को समस्त कलाओं की मौलिक विशेषता मानते हैं। अनुकरण को समस्त कलाओं की मौलिक विशेषता मानते हैं। प्लेटो कला में इंद्रिय ऐक्य को अनिवार्य शर्त के रूप में देखते हैं। अर्थात कलाकार को अपनी कृति के समस्त अंगों का विन्यास एक निश्चित क्रम में पूर्ण संगति के साथ करना चाहिए। प्लेटो की मान्यता है कि अच्छी काव्य कृति के निर्माण के लिए कवि को अपने विषय का पूर्ण और स्पष्ट बोध होना चाहिए और उसकी अभिव्यक्ति में गतिशील योजना बनानी चाहिए। ऐसे नहीं हो कि बिना सिर पैर की रचना नहीं होनी चाहिए, उसमें एक क्रम होना चाहिए, सिस्टम होना चाहिए। इस आधार पर उन्होंने संगीत कला, चित्रकला आदि को ललित कलाओं के वर्ग में रखा और उनका उद्देश्य मनोरंजन बताया है। दूसरा वर्ग उपयोगी कला का माना है। पहला ललित कला, दूसरा वर्ग किसका माना? उपयोगी कला को। दूसरा वर्ग उपयोगी कला को माना है जिसका उद्देश्य व्यवहारिक उपयोग है। उनका मानना था कि यदि काव्य का रूप
प्रेरणा, प्रभाव आदि व्यक्ति को मूल सत्य से दूर ले जाए तो ऐसा काव्य सर्वथा त्याज्य है। यदि काव्य का रूप जो है, काव्य का काम प्रेरणा, प्रभाव आदि से व्यक्ति को दूर ले जाए, मूल सत्य से दूर ले जाए, ऐसी प्रेरणा जो मूल सत्य से दूर ले जाए, ऐसा प्रभाव जो मूल सत्य से दूर ले जाए, ऐसा काव्य तो सर्वथा त्याज्य है। अब देखो प्लेटो की उपयोगितावादी दृष्टि क्या है। उनके अनुसार कला केवल सुख, आनंद या दूसरे शब्दों में कहें मनोरंजन का साधन नहीं है। मैथिली शरण गुप्त जी ने कहा है, मनोरंजन कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। केवल मनोरंजन कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। तो भाई ये कह रहे हैं कि मनोरंजन का साधन नहीं है भैया, ठीक है। प्लेटो की उपयोगितावादी दृष्टि के कारण उनके लिए काव्य में प्रेम पक्ष का कोई महत्व नहीं है। तो अगर दृष्टि उपयोगितावादी है तो प्रेम पक्ष का महत्व नहीं दिखाई देगा। उन्होंने कवियों से कहा कि ऐसी काव्य रचना नहीं करनी चाहिए जो न्याय, सत्य और सौंदर्य के विरुद्ध हो। ऐसी काव्य रचना नहीं जो न्याय, सत्य और सौंदर्य के विरुद्ध हो। उसके लिए उन्होंने प्रत्येक ज्ञान, व्यवहार, वस्तु आदि को सामाजिक उपयोगिता की दृष्टि में परखा भी है। उन्होंने प्लेटो के कला विषयक दृष्टिकोण की विशेषता यह है कि वह भारतीय चिंतन के पर्याप्त अनुकूल और निकट है। अब ये देखो, अब ये अगर पूछ लिया जाए कि प्लेटो का कला विषयक दृष्टिकोण की विशेषता क्या है, कि वो भारतीय चिंतन के पर्याप्त अनुकूल और निकट है। पूछ लिया जाए आपसे कि प्लेटो, क्रोचे और कॉलरिज में से सबसे निकट भारतीय चिंतन के कौन है, तो अपना जवाब होगा प्लेटो। उपयोगितावादी दृष्टिकोण भारतीय धारणा शिव के अति निकट है। भारतीय साहित्य शास्त्र या काव्य शास्त्र में माना जाता है सत्यम शिवम सुंदरम, शिव यानी कि कल्याणकारी। तो उसको देखते हुए सबसे निकट जो है वो प्लेटो का सिद्धांत जान पड़ता है, जो कि उपयोगितावादी है। काव्य में नाच, गाने, संगीत आदि को वे मनोरंजन का साधन मात्र मानते हैं, साध्य नहीं है। साध्य क्या है? उपयोगितावाद। काव्य वास्तविक जीवन से दूर है। प्लेटो का स्पष्ट मत है कि काव्य सिर्फ करुणा आदि भावों का ही प्रचार करता है। यदि काव्य में आए ऐसे करुण भाव विशेष से हम भाव विवल होते रहे तो अपने पर आए हुए संकट का मुकाबला कैसे करेंगे। उनका मानना था कि यदि संकट के समय रोना धोना वास्तविक जीवन में लज्जा की बात है, फिर भला काव्य के नायक को विलाप करता देख कैसे प्रशंसा की जा सकती है। वास्तविक जीवन में इस तरह के भाव व्यक्त करने में हंसी का पात्र बनना पड़ता है। एक तरह से जिस परिहास प्रवृत्ति का हम वास्तविक जीवन में दमन करते हैं, उसका प्रतिरूप ही तो काव्य में होता है। बात यह हो रही है कि यदि कोई व्यक्ति है वो नाटक में रो रहा है तो उसे देखकर हम प्रसन्न कैसे हो सकते हैं। यदि वो व्यक्ति वास्तव जीवन में अगर रोएगा तो वो हंसी का पात्र बनेगा। अगर हम केवल करुणा आदि के दृश्यों को देखकर भाव विवल होते रहे तो अपने ऊपर आए संकट का मुकाबला कैसे करेंगे। आगे है स्तुति काव्य का महत्व। प्लेटो का मानना है कि ईश्वर की स्तुति और साधुजनों का गुणगान ही आदर्श राज्य में स्वीकार होना चाहिए। ईश्वर की स्तुति होनी चाहिए, साधुजनों का गुणगान होना चाहिए। कोई अच्छा सम्राट हुआ है, कोई अच्छा सैनिक हुआ है तो उनका गुणगान तो होना चाहिए, लेकिन केवल मनोरंजन वाली बात नहीं होनी चाहिए उसमें। उनके आदर्श राज्य की कल्पना में ऐसे ही कवियों के लिए जगह थी। अब उनकी कल्पना कौन सी थी? आदर्श राज्य की कल्पना। वे एक आदर्श राज्य बनाना चाहते थे। वे ऐसे गीति और महाकाव्यों को राज्य से बहिष्कृत करना चाहते थे जो सिर्फ आनंद का उपार्जन करे। दरअसल प्लेटो काव्य में आकर्षण तत्व से आशंकित थे, यद्यपि वे काव्य के विरोधी नहीं थे। अब आ जाए पंक्ति कि क्या प्लेटो काव्य के विरोधी थे? तो काव्य के विरोधी तो नहीं थे। वो क्या मानते थे? तो काव्य में आदर्श राज्य की स्थापना करनी थी उन्हें, इसलिए वो काव्य को उपयोगितावादी और नैतिक दृष्टि से देखते थे। उनका मत था कि कोई काव्य आनंदपूर्ण होने के साथ साथ राजनीतिक विधानों और मानव जीवन के लिए भी उपयोगी होता है, तो उसका राज्य में स्वागत होना चाहिए। यह तथ्य है कि प्लेटो से पूर्व काव्य के दो प्रयोजन माने जाते थे, एक आनंद और दूसरा शिक्षा। अब ये प्लेटो से पूर्व की बात है। प्लेटो से पूर्व काव्य के प्रयोजन, युग का प्रभाव। प्लेटो से पूर्व
कवि को महान माना जाता था, उसे उपदेशक, मार्गदर्शक, संत, दूरदर्शी आदि माना जाता था। होमर एक प्रसिद्ध कवि हुआ था। होमर को लोग कवि होने के कारण महान शिक्षक भी मानते थे, जबकि प्लेटो कलाओं के प्रति अशक्ति आकर्षण को राज्य के लिए अहितकर मानते हैं। दरअसल ईसा पूर्व 5वीं सदी के बाद के हिस्से में लोगों में शासन सुधार का जबरदस्त उभार था। प्लेटो के मानस पर भी अपने युग की भावना का बहुत प्रभाव पड़ा। वे भी अपने एथेंस और एथेंस वासियों को आदर्श नागरिक बनाना चाहते थे। उनके अनुसार मनुष्य के दो धर्म हैं। दो धर्म कौन से हैं? कि व्यक्ति के तौर पर उसे तो सत्य की प्राप्ति के लिए प्रयासरत होना चाहिए। दूसरा, समाज के सदस्य के तौर पर उसे क्या होना चाहिए? सदाचारी होना चाहिए, मनुष्य के धर्म। तो प्लेटो मनुष्य के दो धर्म मानते हैं कि व्यक्ति के तौर पर तो उसे सत्य की प्राप्ति के लिए प्रयासरत रहना चाहिए और समाज के सदस्य के तौर पर उसे सदाचारी होना चाहिए। वे कविता को उसी सीमा तक महत्व देने के पक्षकारी थे जिस सीमा तक वह समाज के लिए हितकारी हो। अगर समाज के लिए हितकारी नहीं है, महत्व की नहीं है, और समाज के लिए अगर गोबर से भरी हुई एक टोकरी महत्वकारी है, हितकारी है, तो उस टोकरी का महत्व ज़्यादा है उस कविता से जो समाज में महत्व नहीं रखती। कुल मिलाकर प्लेटो की काव्य दृष्टि अपने समय में रचित काव्य कृतियों के प्रभाव के कारण ही बनी थी। वे इस बात से चिंतित रहते थे कि जीवन में जो उदात्त है उसकी उपेक्षा काव्य में हो रही है। जीवन में जो उदात्त है उसकी उपेक्षा काव्य में नहीं होनी चाहिए। प्लेटो इस बात से चिंतित थे। होमर के काव्य से ही छाती पीटते रोते नायकों का उदाहरण लेते हुए वे अपनी बात को स्पष्ट करते हैं कि वास्तविक जीवन में इसे करने से हमारा विवेक हमें रोकता है, कि वास्तविक जीवन में हमें से रो पीट नहीं सकते जैसे नाटक का नायक रो पीट रहा है। ऐसा नहीं है कि प्लेटो कविता को पूरी तरह से तिरस्कार करना चाहते थे, अपितु वे अपने आदर्श राज्य की कल्पना में उस कविता को स्थान देना चाहते थे जो आदर्श व्यक्तित्व का निर्माण करे, चित्रण करे। अपने युग की जरूरत के अनुसार वे काव्य और कला को उसके बाहरी सुंदर रूप से नहीं बल्कि उसके कल्याणकारी रूप के कारण स्थान देना चाहते थे। उनके युग की जरूरत ऐसी थी जिसकी वजह से वे काव्य और कला को उसके बाहरी सुंदर रूप से नहीं बल्कि उसके कल्याणकारी रूप के कारण स्थान देना चाहते थे। दरअसल उनकी दृष्टि वस्तुपरक थी, जिसमें अपने समाज की चिंता का भाव उसमें निहित था। अब पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे त्रासदी की अवधारणा। उससे पहले हम रिवाइज कर ले आज जो हमने पढ़ा है। सुकरात के शिष्य थे, अरस्तु के गुरु थे, सामंत वर्ग में जन्म हुआ, प्रसिद्ध गणितज्ञ भी थे। इनकी कुल मिलाकर 35 संवाद हैं जिन्हें 3 भागों में विभाजित किया जाता है: सुकरातकालीन संवाद, यात्रीकालीन संवाद और प्रौढ़कालीन संवाद। उनके विचार के केंद्र में परम सत्य था। रिपब्लिक नाम के ग्रंथ में उन्होंने मूलतः अपनी बातें कही है और उन्होंने अनुकरण को समस्त कलाओं की मौलिक विशेषता माना है। कला में इंद्रिय एकी को अनिवार्य मानते हैं। वे इस बात से चिंतित रहते थे कि जीवन में जो उदात्त है काव्य में उसकी उपेक्षा हो रही है और आदर्श राज्य की स्थापना के लिए वे कला के उपयोगितावादी और नैतिकतावादी दृष्टिकोण के पक्षधर थे। उनकी दृष्टि वस्तुपरक थी। वे त्रासदी और कॉमेडी में अनुप्रयुक्त विषयों को लेने के कारण उनकी निंदा करते थे। काव्य जगत और यथार्थ जगत में वे अलगाव नहीं कर पाए। इस वजह से वे रचनात्मक पक्ष की उपेक्षा करते थे। उनको लगता था कि अनुकरण एक यांत्रिक प्रक्रिया है। वे समाज कल्याण को सबसे ऊपर मानते थे और जो सामाजिक उपयोगिता है उसी के अनुसार काव्य रचना को वे श्रेष्ठ मानते थे। उनके अनुसार वास्तविक सत्ता भौतिक नहीं बल्कि क्या है? वास्तविक सत्ता तो आध्यात्मिक है। प्लेटो का सामान्य जीवन परिचय है और उसके बाद में हमने देखा कि वे शरीर और आत्मा में भेद को देखते हैं। उनके समय में कवि को समाज में आदरणीय स्थान प्राप्त था। कवि को उपदेशक, मार्गदर्शक और संस्कृति का रक्षक माना जाता था, लेकिन वे उसी कवि को महत्व देते थे जो समाज को आगे बढ़ाने वाली रचनाओं की सृष्टि करे। उनके नज़र में वह कविता अनुपयोगी है जो व्यक्ति को कुमार्गी बनाती है। कवि का महत्व एक मौचे से भी कम है अगर वो कवि दूसरे व्यक्तियों को अपनी रचनाओं के माध्यम से कुमार्गी बना रहा है तो।
वही बातें वापस यहाँ पर आई है। तो इस चीज़ को हमने अच्छे से देख लिया कि प्लेटो की उपयोगितावादी दृष्टि क्या थी। वे काव्य को जीवन से दूर मानते थे। स्तुति काव्य का ही महत्व मानते थे कि स्तुति दो की होनी चाहिए, ईश्वर की स्तुति होनी चाहिए और साधु जनों का गुणगान होना चाहिए। वे काव्य के विरोधी नहीं थे, वे काव्य में उपयोगितावाद के पक्षधर थे। अपने युग के प्रभाव के कारण भी उनमें इस प्रकार का दृष्टिकोण विकसित हुआ। वे मानते थे कि जीवन में जो उदात्त है उसकी उपेक्षा काव्य में हो रही है, वो नहीं होनी चाहिए। आदर्श व्यक्तित्व का चित्रण करने वाला काव्य होना चाहिए। धन्यवाद। और अगले खंड में हम पढ़ेंगे त्रासदी की अवधारणा और अनुकरण सिद्धांत अरस्तू का। धन्यवाद।